नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है श्यामली। श्यामली एक श्याम वर्ण यानी कि सांवले कलर की लड़की है। तो ये पूरी कहानी उसी के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल शुरू किया है मैंने, जिसका नाम है मन अप स्टोक। दोस्तों, उस चैनल पर जाकर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो उस पर पूछिए ताकि उन पर मैं एक वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। वर्षों से गुप्त अत्याचार सहती श्यामली पर आज वज्रपात हो गया था। गुप्त इसलिए कि वो अत्याचार उस पर अकेले में ही किए जाते थे। पापा के सामने सब सामान्य रहते, परंतु पापा सब जानते थे। एक पापा ही तो थे जिनका मुस्कुराता चेहरा देखकर वह अपने सब दुख दर्द भूल जाया करती थी। आज उनका साया भी श्यामली के सिर से उठ गया था। उसकी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसे पापा के जाने के दुख से ज़्यादा अपने आने वाले भविष्य की ज़्यादा चिंता थी। अब उसका क्या होगा, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। परंतु उसकी सोच के विपरीत 12 दिन उसके सही सलामत निकले थे। आज उसके पापा का श्राद्ध क्रम पूरा हुआ था। हमेशा बेहद चुप और शांत रहने वाली श्यामा आज जोर जोर से रोते हुए अपने घर के बाहर खड़ी थी। पूरे आस पड़ोस के लोग तमाशा देखने के लिए वहां आ खड़े हुए थे, पर कोई भी उसकी बददिमाग माँ और भाई को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कल ही तो उसके पापा का श्राद्ध क्रम समाप्त हुआ और आज उसकी सौतेली माँ सीमा देवी और छोटा भाई जीतू उसे घर से भगा रहे थे। वैसे तो उसका नाम श्यामा था, पर गांव में सब उसे श्यामली पुकारते थे। वो सांवली थी, पर उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। उम्र लगभग 17 वर्ष, परंतु उसकी माँ को वह फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। माँ, ऐसा मत करो, तुम दोनों के सिवा अब मेरा कोई नहीं है। माँ, मैं हमेशा तुम दोनों की सेवा कर दिया करूँगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी और कभी किसी भी चीज़ की जिद नहीं करूँगी। मुझे इसी घर में एक कोने में जगह दे दो, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? वो रो रो कर बोल रही थी। वहीं जमीन पर उसके कुछ कपड़े पोटली में बंधे हुए फेंके हुए थे। बकवास बंद कर श्यामली और भाग यहाँ से। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरी ये हालत नहीं है कि मैं तुम्हारा बोझ सहूँगी। तुझे जहाँ जाना है जा, पर तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। इस 2 कमरे के घर पर सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का हक है। तेरा बाप सिर्फ तेरा था, वो मर गया, अब यहाँ तेरा कोई नहीं है। जा, जहाँ जाए। उसे धक्के देकर बोलती हुई सीमा घर का दरवाजा बंद करने लगी थी। श्यामा बदहवास रोती उसके पैर ही नहीं छोड़ रही थी। गुस्से से सीमा का माथा गर्म हो चुका था। फिर अपने साथ खड़े 16 साल के जीतू से उसने कहा, ए जीतू, इस कलूटी को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक और दरवाजा बंद कर ले। रुको, बंद करो ये तमाशा। अरे, छोटे ठाकुर आए हैं। छोटे ठाकुर यहाँ क्यों आए हैं? अगल बगल के दर्शक बने लोगों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई थी। गांव के सारे लोग उनके यहाँ आने का कारण जानने को उत्सुक हो गए थे। छोटे ठाकुर, आप मेरी माँ को समझाइए ना, मुझे घर से ना निकाले, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? उन्हें देखते ही जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला था। वो बिलखते हुए उनके पैरों पर जा गिरी थी। यह हमारे घर का मामला है छोटे ठाकुर, आप इनमें अपनी टांग मत घुसाइए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, सीमा बहुत बदतमीजी से बोल पड़ी थी। सीमा देवी, वैसे भी तुम जैसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपने ना रहने पर श्यामा की इस स्थिति की आशंका सुमेर चाचा को भी पहले से ही थी। अपनी बेटी को तुम्हारे बुरे बर्ताव से बचाने के लिए वो हमेशा चिंता में रहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी मासिक आमदनी में से कुछ कुछ रुपये बचाकर श्यामा के नाम पर 5 लाख रुपये मेरे पास जमा करवाए थे। छोटे ठाकुर गुस्से से उसे देखते हुए बोले। उनकी बात सुनकर सब छोटे ठाकुर की ओर देखने लगे और सीमा का पूरा बदन नाचने लगा। 5 लाख की रकम सुनकर जीतू की भी आंखें बाहर निकलने को होने लगी। 5 लाख? अरे श्यामली बेटी, मैं तो ये सब मजाक कर रही थी। तू मेरी ही तो बेटी है। अब उनके बाद मैं ही तेरा ख्याल रखूंगी ना। और कौन है हमारा बिट्टो? और तुझे हमेशा प्यार भी करूंगी। चल बिटिया,
अपने घर के अंदर चल। अपने लोभ को दबाते हुए सीमा श्यामा के कंधे से उठाकर खड़ी करने लगी। रे जितुड़ा, चल दीदी को पोटली उठाकर घर में रखा। ठीक है माँ, वो बोला और नीचे से पोटली उठाने लगा। मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है सीमा देवी। सुमेर चाचा ने मेरे पास सिर्फ पैसे ही जमा नहीं करवाए, बल्कि उन्होंने श्यामा के जीवन की पूरी जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी है। वो गंभीर होकर बोला तो सबकी आंखों में सवाल खड़ा हो गया था, पर वो तो चीख ही पड़ी थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं छोटे ठाकुर? अभी श्यामली की माँ और भाई जिंदा है। ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। आप इनके पैसे मुझे दे दीजिए, मैं और जीतू इसका बहुत ख्याल रखेंगे। वो अब गुस्से से बोली थी। अब भला इतने रुपये वो उनके पास कैसे छोड़ देने वाली थी? सीमा देवी, चुप हो जाओ। अपना ये ढोंग किसी और के सामने दिखाना। अगर तुम्हें श्यामा से थोड़ा सा भी प्यार होता तो तुम अपनी जवान बेटी को यूं घर से बाहर निकाल कर सबके सामने तमाशा नहीं बना रही होती। बेहद सर्द आवाज में वो बोल रहा था। उनकी फटकार से सीमा देवी पसीने पसीने हो गई। छोटे ठाकुर की नज़र अब बिल्कुल चुप हो चुकी श्यामा पर गई। उसके सांवले सलोने मुखड़े पर थप्पड़ और आंसुओं के गहरे निशान पड़े हुए थे। उसका नरम दिल भर आया था। वो सीमा की तरफ गुस्से से देखकर बोला, सुमेर चाचा ने अपने ना होने की स्थिति में श्यामा की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसके लिए उन्होंने पहले ही कोर्ट से पेपर बनाकर मुझे सौंप दिए थे। उनके मरने के बाद अब मैं ही उनकी देखभाल करूँगा। मुझे लगता ही था कि तुम दोनों माँ बेटे ये तमाशा श्राद्ध के बाद करोगे ही, इसलिए मैं आज यहाँ चला आया था। ये लो पेपर्स, पढ़ लो। उन्होंने गुस्से से अपने हाथों में पकड़े हुए पेपर्स सीमा देवी के मुंह पर फेंक दिए थे। आज से श्यामा सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब ये मेरे घर में रहेगी और तुम दोनों माँ बेटे अपने छोटे से घर में ऐश करोगे। चलो श्यामा, अब तुम्हारा घर हवेली है, तुम वहीं मेरी माँ के साथ रहोगी। छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दीजिए। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप रोज आकर जांच कर लीजिएगा। वो कानूनी पेपर्स पर एक नज़र डालने के बाद अब हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगी थी। ये सब नाटक छोड़ो और तुम दोनों माँ बेटे मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कभी भी श्यामा से मिलने या उसे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। सुमेर चाचा के साथ ये भी तुम दोनों के लिए मर गई है। तुम दोनों कभी भी हवेली की ओर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? वो बेहद गुस्से में आ चुका था। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं ना। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? जीतू रोते हुए श्यामा का हाथ पकड़कर बैठ गया। अपनी माँ की संगत में वो भी बहुत चालबाज हो चुका था, इसलिए अब बात को संभालने की कोशिश करने लगा था, पर वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। तुम दोनों मेरी सोच से भी ज़्यादा नीचे गिरे हुए इंसान हो। 5 लाख रुपये की चकाचौंध में अब तुम दोनों को श्यामा से प्यार होने लगा है। वो बेहद हिकारत से बोलते हुए चिल्ला पड़ा था। अब अपना मुंह बंद कर लो, मुझे तुम दोनों की और कोई बकवास नहीं सुननी है। चलो श्यामा, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सपना देखा है जो तुम्हें पूरा करना है। उससे बोलते हुए वो कुछ दूर खड़ी अपनी जीप में जाकर बैठ गया था। श्यामा कुछ देर तो अपने आसपास सबको देखती रही थी, फिर अपनी पोटली जीतू के हाथ से ले ली। जीतू, अपना और माँ का ख्याल रखना। इतना सा बोलकर वो डबडबाई आंखों से अपने पापा के घर को निहारती पलट गई थी। दुख तो बहुत हो रहा था उसे, क्योंकि पूरे 17 साल इसी घर में जो बिताए थे, पापा के साथ इसी घर में खेल कूद कर बड़ी हुई थी। सीमा और जीतू की आंखों में श्यामा के लिए बेइम्तिहान नफरत की ज्वाला धधक उठी थी, पर वो इस बात से बेपरवाह धीरे धीरे अपने कदम छोटे ठाकुर की जीप की तरफ बढ़ाने लगी थी। जिस घर से उसे अपनी डोली में बैठकर ससुराल विदा होना था, वहां से आज वो एक अजनबी के साथ अनजान सफर पर विदा हो रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। वो छोटे ठाकुर के द्वारा उसके लिए खोले गए दरवाजे से जीप में जाकर बैठ गई थी। ये लो श्यामा, अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते।
इन आँखों को वो सपने पूरे करने हैं जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए देखे हैं। आज के बाद मैं कभी तुम्हें रोता नहीं देखना चाहता। चलो, अब मुस्कुरा दो। उसने होले से मुस्कुराते हुए अपना रुमाल निकालकर श्यामा की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे श्यामा ने कुछ झिझक के साथ थाम लिया था। छोटे ठाकुर ने जीप स्टार्ट कर दी थी और कुछ ही पल में श्यामा एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ी थी। छोटे ठाकुर यानी अभय सिंह प्रतापगढ़ के मुखिया जमींदार विश्वजीत सिंह ठाकुर का इकलौता बेटा था। जमींदार इसलिए क्योंकि प्रतापगढ़ की लगभग सारी जमीन के अकेले मालिक जो हैं, उनकी ही जमीन पर सभी खेती करके खुशी खुशी रहते हैं। बड़े ठाकुर ने अभय सिंह को 10वीं के बाद विदेश पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। समय बीतता रहा और अभय अपनी पढ़ाई के साथ बड़ा होता गया। 26 साल के अभय का जितना सुंदर रंग रूप था, उतना ही वो अपने पिता की तरह नरम दिल और हंसमुख स्वभाव का भी था। विदेशी रंग ढंग भी उसके पारिवारिक संस्कार को बदल नहीं पाए थे। वो जब भी छुट्टियों में गांव आते, अपने से बड़ों से बहुत इज्जत से पेश आते थे। सबको चाचा भैया कहकर ही पुकारा करते थे। उनके सरल स्वभाव की वजह से गांव वाले बड़े ठाकुर के साथ साथ अपने छोटे ठाकुर को भी बेहद पसंद किया करते थे। गांव के लगभग सभी लोग बड़े ठाकुर की अनेक फैक्ट्रियों और कई एकड़ जमीनों पर खेती कर अपना जीवन खुशी से बिताते थे। कुछ साल पहले बड़े ठाकुर की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। अभय की पढ़ाई के कुछ महीने बाकी थे। वो जल्दी से उन्हें पूरा करके अपने गांव वापस आ गए थे। अपनी माँ और छोटी बहन अनुपमा को संभालने के साथ उसने अपने पिता के सारे उद्यमों को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया था। अपने 24 साल की कच्ची उम्र में ही अभय ने अपने कंधों पर पिता का सारा बोझ उठा लिया था। उसे जब भी किसी काम में कोई दिक्कत होती, तो वो अपने पिता के निजी सलाहकार एवं पैसों के सारी लिखा पढ़ी करने वाले सुमेर जी से बैठकर बातचीत कर लिया करते थे। सुमेर जी मेहनती और अपने काम के प्रति बेहद ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनके काम से ही प्रभावित होकर बड़े ठाकुर ने उन्हें अपना निजी सलाहकार और रुपयों का लेखा जोखा पूरा काम उन्हें ही दे रखा था। वो पूरे महीने की हुई सारी आय और खर्च की पाई पाई का हिसाब उन्हें दिया करते थे। सुमेर जी की पत्नी अपनी पहली संतान को जन्म देते समय ही चल बसी थी। 6 महीने तक तो सुमेर जी ने श्यामा को अकेले ही पाला पोसा, पर अपने काम और बच्चे की ख्याल नहीं रख पाने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सीमा जब सुमेर जी के घर पत्नी बनकर आई, तो 1-2 साल तक श्यामा को बहुत ही प्यार करती रही। पर जब उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया, तो अचानक ही उसका दिल बदल गया। अब श्यामा आंखों में उसके खटकने लगी थी। उसकी हर छोटी सी बात या सुमेर जी से कुछ लाने की फरमाइश करना सीमा को नागवार लगने लगा था। अब वो अक्सर श्यामा को दुख पहुंचाने लगी थी। उसके साथ मारपीट करना उसका रोज का काम बन गया था। सीमा देवी ने 8 साल की श्यामा के कंधे पर ही घर के सारे कामकाज का बोझ डाल दिया था। वो खुद सारा दिन अपने बेटे के साथ मगन हुई रहती थी और श्यामा अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर का सारा काम निपटाने के बाद विद्यालय भी जाया करती थी। अपनी पत्नी का ऐसा बदला रूप देखकर सुमेर जी को बहुत दुख हुआ। वो सीमा को बहुत समझाते थे, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से उनकी बात को निकाल दिया करती थी। उनको सताने के लिए सीमा अक्सर सुमेर जी को जीतू से दूर कर दिया करती थी। अपने बेटे के मोह में वो भी चुप ही हो जाया करते थे। श्यामा अब बचपन से जवानी की दहलीज पर आ चुकी थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। घर का सारा काम करते हुए भी वो अपने विद्यालय में पहले स्थान पर ही आती थी। इसलिए सुमेर जी उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखते थे। वो कुछ पैसे सीमा की आंखों से छुपाकर श्यामा के नाम पर रखने लगे थे। अपने ही घर में सीमा और जीतू के द्वारा श्यामा को बात बात पर प्रताड़ित करने वाली आदत देखकर अब सुमेर जी अंदर ही अंदर घुलने लगे थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। अपनी गिरती हुई स्वास्थ्य को देखकर वो श्यामा के प्रति बेहद चिंतित रहने लगे थे। जिस दिन उनकी तबीयत खराब रहती थी, छोटे ठाकुर के मना करने पर भी वो काम पर आ जाते थे। ऐसी स्थिति में श्यामा भी उनके साथ चली आती थी और वहां पर उनका ख्याल रखती थी। उस दिन सुमेर जी की तबीयत बहुत खराब थी। आज श्यामा को सीमा ने काम के बहाने से घर पर ही रोक लिया था, इसलिए वो अकेले ही थे।
जब अभय ने उन्हें घर जाकर आराम करने को कहा तो उन्होंने अभय के पैर पकड़ लिए। छोटे ठाकुर, आप तो हमारे भगवान हैं। मुझे बड़े ठाकुर और आपने सब कुछ दिया है, पर अब मेरी एक आखिरी मदद कर दीजिए। वो बेहद भावुक होकर बोले थे। हाँ बोलिए सुमेर चाचा, क्या बात है? और प्लीज़ आप ये मेरे पैर छोड़ दीजिए। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे पैर पकड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो मुस्कुराकर बोला। ये तो आपका बड़प्पन है छोटे ठाकुर कि आप मुझे इतना मान देते हैं, वरना हम छोटे लोगों की आपके आगे औकात ही क्या है। वो दुख से बोले और फिर अपने घर की सारी स्थितियों से उन्हें अवगत कराने लगे। वो श्यामा की पूरी जिम्मेदारी उन्हें ही देना चाहते थे, जिसे अभय ने कुछ देर सोचने के बाद मान लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर कि आपने मेरी बेटी को अपने घर में और अपने संरक्षण में रखने की बात कही है। मैं कल ही कोर्ट से कागज़ बनवाने की कोशिश करता हूँ। वो खुशी से रो पड़े थे। अपनी तबीयत कुछ ठीक होते ही सुमेर जी कोर्ट के चक्कर लगाने लगे थे। लगभग महीने भर बाद श्यामा की कस्टडी पेपर्स छोटे ठाकुर के नाम से बना पाने में वो सफल हो गए थे। फिर उन्होंने उन पेपर्स को अभय को सौंप दिया था और 2 माह भी नहीं बीते थे कि सुमेर जी दुनिया से विदा हो गए थे। अभय को जब सुमेर जी की मृत्यु का पता चला तो वो बेहद दुखी हुए। फिर वो उनके श्राद्ध क्रम पूरा होने के बाद उनके घर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें आभास हुआ कि वो बिल्कुल सही समय पर वहां आया था। इस तरह श्यामा आज अभय के साथ उसकी छत्र छाया में रहने के लिए उसके घर के लिए निकल पड़ी थी। श्यामा रुमाल से अपने आंसू पोंछकर अपने पापा के सपनों के बारे में सोचने लगी थी। अब उसका एक ही मकसद था कि उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। वो अपने कष्ट भरे जीवन के बीते पलों को आखिरी बार याद करती है। जीप की सीट से सिर टिकाकर सोच में डूब गई थी। श्यामा की मंजिल आ चुकी थी, पर अभी भी वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। अभय ने जब अपनी जीप को हवेली के अंदर लाके रोका तो उसकी तंद्रा टूट गई। अभय ने उतरकर उसकी ओर का गेट खोला। आओ श्यामा, तुम्हारा तुम्हारे नए घर में स्वागत है, वो होले से मुस्कुराते हुए बोला। श्यामा संकुचाती हुई सी उतर गई और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बड़ी सी हवेली थी, शायद हजारों गज में फैली हुई हो, जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई दिख रही थी। चार दीवारी के चारों तरफ से फूलों के पेड़ पौधे लगे थे। उनकी मनमोहक खुशबू मन को लुभा रही थी। वहीं पर छोटे छोटे कई कमरे बने थे, शायद नौकर रहते होंगे वहां। एक जगह पर बड़ा सा झूला पड़ा था जिस पर गद्दा लगा हुआ था। वो छोटे ठाकुर के पीछे पीछे मुख्य द्वार से होते हुए घर के अंदर आती है। अंदर से हवेली बहुत ही सुंदर थी। ढेर सारे कमरे थे। बीच में बड़ा सा हॉल था जिसमें खाने की बड़ी सी टेबल लगी थी। अरे बेटा, आ गए तुम? हम दोनों तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, मनोरमा देवी बेटे से कहती हुई उसके पीछे पोटली हाथों में कसे श्यामा की ओर देखती है। ये सुमेर जी की बेटी श्यामा है ना? जी माँ। श्यामा की तरफ देखते हुए, श्यामा ये है मेरी माँ। श्यामा आगे जाकर उनके पैर छूती है। खुश रह बच्ची, कितना प्यारी है तू। ना जाने कैसी औरत है वो जिसने बाप के मरते ही तुम्हारे सर से छत का छाया भी छीन लिया। उसके सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है। उन्हें सब कुछ पता था। वो सिसकने लगती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज से तुम एकदम नहीं रोओगी। अब यही घर है तुम्हारा। तुम्हारे पापा की मर्जी थी ना बेटी कि तुम हम लोगों के साथ रहो, तो रोना धोना छोड़ो और खुश रहो। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम मुझे अनुपमा की तरह माँ ही बुलाना। आज से मेरी 2 बेटियां हैं। वो उसे खुद से लिपटाते हुए कहती है। अनुपमा, इसे तुम अपनी बगल वाले कमरे में ले जाओ और हाथ मुंह धुलवा कर लाओ। जाओ बच्ची। और हाँ, रोना मत। कमली, ओ कमली, खाना लगाओ। अभय उसे गौर से देखता है। उसकी उदास आंखें अभय को बेचैन कर देती हैं। माँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर अपने कमरे में चल देता है। अनुपमा और अभय का कमरा पहली मंजिल पर था। मनोरमा जी खुद नीचे के कमरे में ही रहती थी और खाली पड़े कमरों में ताले लगे हुए रहते थे। ठीक है माँ, आओ। तुम्हारा नाम क्या है? वो दोनों सीढ़ियों पर ऊपर जा रही थी तो अनुपमा ने उससे पूछा। श्यामा।
धीरे से बोलकर वो चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था ये सोचकर कि अपना घर छोड़कर उसे यहाँ रहना होगा। बहुत प्यारा नाम है, मेरा नाम अनुपमा है। वैसे सब मुझे अनु बुलाते हैं, तुम भी मुझे अनु बुला सकती हो। मैं 12वीं में पढ़ती हूँ, तुम कौन सी क्लास में हो? मैं भी 12वीं में ही पढ़ती हूँ। ओह, क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? साइंस बायो। और तुम्हारा? बाप रे, बायो! मेरी तो जान निकल जाए। मेरा तो आर्ट्स है। हम दोनों एक ही क्लास में हैं तो सहेलियां हुई ना? तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वो श्यामा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलती है। हाँ, ठीक है, चलो मैं तुम्हें सब चीज़ों से परिचित करवाती हूँ। अनुपमा उससे कहती रही और वो चुपचाप हर चीज़ को देखती रही। हाँ, तो ये रहा तुम्हारा कमरा, बगल में मेरा है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना। मैं यहीं बैठती हूँ, तुम बाथरूम में फ्रेश होकर आओ। कहकर बेड पर बैठ गई। बड़ा सा कमरा था जिसमें बेड के अलावा टेबल, कुर्सी, दो बड़ी बड़ी खिड़कियां जिस पर सफ़ेद पर्दे लगे थे। रोशनी के लिए छत से बड़ा सा फानूस लटका हुआ था जिससे कमरे में दिन के उजाले जैसी रोशनी फैली थी। वहीं बगल में बाथरूम था। वो धीरे धीरे चलती अंदर गई। अरे, अब आ भी जाओ श्यामा, अब नीचे हमारा सब वेट कर रहे हैं। मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। श्यामा को अनुपमा की आवाज़ आई तो वो रोना छोड़कर बाहर निकली। अच्छा, तो तुम रो रही थी? मैं अभी माँ और भैया को शिकायत करती हूँ। नहीं अनु, मत कहना, मैं रो नहीं रही थी, बस पापा की याद आ रही थी, इसलिए आंखें भर आई। नहीं रोऊंगी मैं कभी। मुझे पापा के ख्वाबों को पूरा करना है। मैं अब और कमज़ोर नहीं पड़ सकती हूँ। चलो, अब भूख नहीं लगी? वो आंसू पोंछते हुए अंतिम शब्द मुस्कुराकर कहती है। गुड गर्ल, ये हुई ना बात। चलो, तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दी। वो खिल उठी थी श्यामा के बोलने पर। हाँ हाँ चलो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। उसे याद आता है पापा के जाने के बाद वो पूरे दिन में एक बार ही खाती थी, वो भी सबके खाने के बाद जो बचता था तब उसे भूख का एहसास होता है। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ दोस्तों, एक चैनल है वास्तु टिप, उस पर जाकर के उस चैनल को भी वॉच कीजिए। अगर उसकी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।